अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 9। ये मशक़ वाली तख्ती है। इससे मुताल्लिक़ पहले भी बात आ चुकी है कि जब हम हुरूफ़ मद्दा पढ़ा है, हुरूफ़ लीन पढ़ा है, हरक़ात तनवीन पढ़ा है, उसी दौरान इन तख्तियों से बाकायदा बच्चे से बतौर इम्तिहान पूछना चाहिए, ताकि बच्चे का ज़हन और उसकी जो सलाहियतें हैं वो आगे बढ़ती जाए। तो उस दौरान अगर आपने मेहनत की हुई है बच्चे को, जब आप हुरूफ़ मद्दा हुरूफ़ लीन पढ़ा रहे थे, उस दौरान अगर आपने मेहनत करके बच्चे को पहचान करवा दी है कि ये हुरूफ़ मद्दा है, ये हुरूफ़ लीन है और ये खड़ी हरकत है, तो उसके बाद इस चीज़ पर मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, तख्ती का जो मकसद है वो लिखा हुआ है, खड़ी हरकत की मशक़ है और साथ हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन की मशक़ है। अगर आपने वहाँ इम्तिहान ले लिया तो यहाँ पर आपको खासी परेशानी की कुछ बातें ऐसी है जो पहले गुजर चुकी है, दोबारा उनका तकरार करना मुनासिब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हिजा पर जो है कम वक़्त लगाया जाए और रवां पढ़ने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, तो उन बातों की भी रियायत रखनी चाहिए। तो ऊपर चूँकि मशक़ का टाइटल खड़ी हरकत की मशक़ और हुरूफ़ मद्दा हुरूफ़ लीन की मशक़ है, वो तो बात तकरीबन अगर आपने सही तरीके से वहाँ मशक़ करवा दी है और इस तख्ती से वो पढ़ाते वक़्त इस तख्ती से आपने इम्तिहान ले लेके बच्चे का ज़हन आपने पुख्ता कर दिया और उसमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से बिठा दी कि हुरूफ़ मद्दा ये है, ये वाव मद्दा है, ये वाव लीन है, ये अलिफ मद्दा है, ये जो है या मद्दा है या लीन है। ये बात अगर वहाँ से आपने पुख्ता कर ली तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तख्ती में हम 2-3 और चीज़ें पढ़ेंगे जिसका पढ़ना और समझना वो ज़रूरी है। उसमें जो पहले नंबर पर जो चीज़ है वो मद की पहचान है कि मद कहते हैं लंबा करने को, और मद की प्रैक्टिस बाकायदा हम हुरूफ़ मुक़त्ताआत में कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ समझाने की ज़रूरत बाकी है। तो यहाँ पर जो मद की सारी किस्में वो यहाँ पर सबका ज़िक्र नहीं है, तो लिहाजा सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे वो आगे आते जाएंगे तो वैसे वैसे आप बच्चे को बताते जाए। यहाँ पर मद की सिर्फ 3 किस्मों का ज़िक्र है इस तख्ती में। मद मुत्तसिल का तज़किरा है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आए उसी कलमे में, जैसे जाआ और शाआ, और इसी तरह मद आरिज़ वक़फ़ी के हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आ जाए, जैसे जूइन जू, और इसी तरह मद आरिज़ लीन का यहाँ पर तज़किरा है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद जो है वो सुकून आर्जी आए, जैसे खौफिन खौफ। तो ये 3 मद है, ये बच्चे को इसी तरीके से समझा देना चाहिए, बाकी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो वक़फ़ है, कि जिसको हमारे मकातिब के अंदर हमारे मदारिस में आगे वक़फ़ कहकर कहलवाया जाता है। तो इस तख्ती से बाकायदा वक़फ़ भी कहलवाया जाए और वक़फ़ का सही तरीका भी बच्चे को बतला दिया जाए कि वक़फ़ का सही तरीका है। तो सही तरीका बतलाने के लिए आप देखें कि आखिरी हरफ पर वक़फ़ होता है और आखिर में 29 हरफों में से कोई हरफ भी आ सकता है। तो अगर शुरू करते हैं अलिफ से, अगर शुरू में अलिफ आए, अलिफ जहाँ भी आए, तो जैसे आपने पहले पढ़ा है जोड़ में, दोबारा भी आपने वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि अलिफ तो वैसे भी साकिन होता है। जैसे मीम अलिफ ज़बर मा, लाम अलिफ ज़बर ला, मा ला, आगे वक़फ़ मा ला, यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। तो 29 में से अलिफ निकल गया। और दूसरा हरफ गोलता है, जहाँ गोलता आए, गोलता के ऊपर हरकत आए, तनवीन आए, खड़ी हरकत आए, आपने उसको गोलता से हा बना देना है। जैसे आईशतिन, आगे वक़फ़ आईशा, ठीक। ये 2 हरफ अलिफ और ता निकल गए। इसके बाद बाकी 27 हरूफ रह गए। उनके बारे में कायदा ये है कि ये जो 27 हरूफ है, अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए, इनके ऊपर हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन में से 2 ज़ेर 2 पेश हो, तो इनको आपने साकिन करके पढ़ना है। साकिन करके पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में। जैसे इसकी मिसाल आप देख ले, जैसे यौमइज़िन, आगे वक़फ़ यौमइज़, यानी अलिफ और ता के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश आए तो आपने साकिन करके पढ़ाना है। बाकी रही बात 2 ज़बर की, कि जहाँ पर 2 ज़बर आए, और ये बात आप याद रखें कि इसमें ता आपने पहले से निकाल दिया है, ता इसमें शामिल नहीं करना। 2 ज़बर आए, इन 27 हरूफ में से किसी पर भी
تو آپ نے اس دو زبر کو الف سے بدل لینا ہے. جیسے عطاءً، آگے وقف عطاء. تو یہ وقف کے بارے میں یہ قاعدہ یہ بچے کو اچھی طرح سمجھانا بھی چاہیے اور وقف کی یہ پریکٹس بھی کروانا. باقی اس تختی کے اندر ایک تو دو تین مشکل حروف ہے جن میں اکثر ہم جوڑ کرتے وقت، ہجا کرتے وقت ہم ذرا غلطی کر جاتے ہیں. ایک وہ لفظ ہے جی آ. یہ جو جی آ ہے، یہ جو لفظ ہے اس کا ہم جوڑ کرتے ہیں. یہاں پر الف لکھا ہوا ہے اور الف کو بھی ہم ساتھ ملا لیتے، جیم الف یا مد زیر جی. حالانکہ ہم نے حروف مدہ کے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ اور الف اور حمزہ کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا اس کے اندر ہم نے یہ بات واضح طور پر پڑھ لی کہ الف سے پہلے زیر نہیں آ سکتا. جہاں الف سے پہلے زیر آئے تو وہاں آپ سمجھ لیجئے وہ الف نہیں ہے، یا وہ رسم الخط میں صرف لکھا ہوا ہے، وہاں اس الف کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں الف سے پہلے جیم ہے، الف سے پہلے جو ہے جیم اور جیم سے پہلے زیر ہے، تو الف سے پہلے تو زیر آ ہی نہیں سکتا. اس کو جو ہے وہ جیم یا زیر، جیم یا مد زیر جی، ایسے کر کے اس کا جوڑ کرنا ہے تو تب یہ صحیح ہوگا. اور دوسری بات ایک اور قاعدہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو حروف پڑھنے میں نہیں آتے تو ہجے میں بھی وہ حروف نہیں آتے. اور یہاں پر ایک اور لفظ ہے جو لفظ با زیر بھی، ہا کڑی زیر ہی، آگے وقف بھی. ہم نے یہ قاعدہ وقف کا پڑھ لیا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آخر میں ہا ہے اور ہا جہاں بھی آئے تو اس کو ساکن ہی کرتے ہیں.